हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस। आइए दोस्तों, आपका बेहद स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम माफ़ी चाहते हैं कि हम 2 दिन आपके लिए कोई सीरीज़ नहीं लेकर आ पाए थे। आज संडे है, फिर आज हमने सोचा कि आपके लिए हमने प्लान सेट किया है कि हम आपको संडे को भी ये सीरीज़ प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो आज हम जो सीरीज़ लेके आए हैं ये भी रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो आप जानते ही हैं अभी फ़िलहाल में जो परीक्षा चल रही हैं रेलवे की। ठीक है दोस्तों, रेलवे आरपीएफ की जो परीक्षा है, आरपीएफ कांस्टेबल की, वो स्टार्ट हो चुकी हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न कह रहा है सिग्मो क्या है। तो दोस्तों, इसमें पूछा है सिग्मो क्या है। ये जीएस की सीरीज है, आप ध्यान रखिए इस सीरीज को और चलते रहिए हमारे साथ में। हम रोज़ाना ऐसी सीरीज को ऐसे ही सीरीज हम कराते रहेंगे। चलिए दोस्तों, तो ये पूछ रहा है प्रश्न सिग्मो क्या है। तो सिग्मो, ऑप्शन ए कह रहा है गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। ऑप्शन बी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन सी एक प्रकार की रंगोली। या ऑप्शन डी भगवान शिव के नामों में से कोई एक है। तो दोस्तों, जो सिग्मो है, सिग्मो क्या है, तो यह गोवा, सिग्मो क्या है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये गोवा का एक महोत्सव है जो कि बसंत ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। जो सिग्मो है, और जो सिग्मो है वो कब मनाया जाता है, तो ये बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला त्यौहार है। और कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये गोवा में मनाया जाता है। कहाँ पर, गोवा में। ठीक है दोस्तों, चलिए। और इसके बाद में अगर हम देखें गोवा में और कौन से जो त्यौहार मनाए जाते हैं, तो इसमें एक त्यौहार और है जिसका नाम है कॉर्निवल। क्या नाम है, कॉर्निवल त्यौहार। और ये भी गोवा में मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, ये फरवरी माह में शुरू होता है। कब, फरवरी माह में मनाया जाता है, फरवरी माह में। ठीक है दोस्तों, और इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत की थी पुर्तगालियों ने। किसने, पुर्तगालियों ने इसकी शुरुआत की थी, पुर्तगालियों ने। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें जो सिग्मो है आपका, जो सिग्मो, तो सिग्मो कितने दिन के लिए मनाया जाता है। सिग्मो सिग्मो जो मनाया जाता है, तो ये 14 दिन के लिए मनाया जाता है। कितने दिन के लिए, 14 दिन के लिए मनाया जाता है। 14 दिन तक मनाया जाने वाला त्यौहार है ये, और फागुन के महीने में मनाया जाता है। कब, फागुन के महीने में। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। चलिए, इसके बाद और भी कुछ जान लेते हैं। आपको बताना है, जो आपको ये बताना है जो नागालैंड है, क्या, नागालैंड, यानी कि जो नागालैंड है, ठीक है, तो नागालैंड का इम्पोर्टेंट जो त्यौहार है, महत्वपूर्ण त्यौहार, वो सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है, इसका क्या नाम है। वहीं अगर हम बात करें मिजोरम, मिजोरम में कौन सा मनाया जाता है, तो दोस्तों नागालैंड में कौन सा मनाया जाता है, तो यहाँ का जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हॉर्नबिल। क्या नाम है, हॉर्नबिल। ठीक है दोस्तों, और मिजोरम का है तो उसका क्या नाम है, चार कूट। ठीक है, ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मिजोरम में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और मणिपुर की बात कर लें, तो मणिपुर में कौन सा मनाया जाता है, तो इसमें मनाया जाता है संगाई महोत्सव। क्या नाम है, संगाई महोत्सव। ठीक है दोस्तों, संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मणिपुर में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 72 वाला, ये कह रहा है एंड्रोमेडा क्या है। तो दोस्तों, बताना है आपको ये एंड्रोमेडा क्या है। तो एंड्रोमेडा, ऑप्शन ए कह रहा है मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा। ऑप्शन बी ग्रह। ऑप्शन सी ब्लैक होल का कोई नाम है। या ऑप्शन डी धूमकेतु। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा। ठीक है दोस्तों, जो मिल्की वे है उसकी पड़ोसी, यानी पड़ोसी आकाशगंगा क्या है, एंड्रोमेडा है। ठीक है, और मिल्की वे हमारी आकाशगंगा अपनी। ठीक है, चलिए, आकाशगंगा क्या होती है दोस्तों, जो करोड़ों टिमटिमाते जो तारे दिखाई देते हैं आकाश में। ठीक है, क्या दिखाई देते हैं, जो तारे दिखाई देते हैं, करोड़ों तारे दिखाई देते हैं आकाश में, तो उन्हीं से मिलकर क्या बनती है, आकाशगंगा बनती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 73 ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है ओनेरियोलॉजी
किसका अध्ययन है, तो ओनरियोलॉजी किसका अध्ययन है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखे हैं भगवान, सपने और नींद, रंग। तो बताइए दोस्तों ओनरियोलॉजी किसका अध्ययन है, ठीक है, यानी इनमें से किसका अध्ययन करते हैं उसे जो ओनरियोलॉजी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर होगा, यानी सपने का अध्ययन करना ही ओनरियोलॉजी कहलाता है। इससे समझ और फैक्ट्स जान लेते हैं। तो बताइए दोस्तों अगर हम बात करें हृदय का अध्ययन, ठीक है, हम बात करें मानव जाति का अध्ययन, मानव जाति का, ठीक है दोस्तों, हम बात करें मादा प्रजनन अंग, जो मादा प्रजनन मादा प्रजनन अंग, ठीक है, इनका अध्ययन करना, ठीक है। रक्त का अध्ययन, यकृत का अध्ययन, ठीक है दोस्तों, नींद का अध्ययन, और इसके बाद अगर देखते हैं हम आंतरिक जो अंग होते हैं जिन्हें अंतरंग बोलते हैं, अंतरंग, ठीक है, का अध्ययन, घाव हो जाता है, घाव का अध्ययन, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें हृदय का अध्ययन जो किया जाता है, हृदय का अध्ययन, तो उसे क्या बोलते हैं, हृदय का अध्ययन। दोस्तों जो हृदय का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हृदय का अध्ययन जो करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी, क्या कहते हैं इसे, कार्डियोलॉजी, ठीक है दोस्तों। चलिए हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। और संपूर्ण मानव जाति का अध्ययन किया जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, इथेनोलॉजी, इसे क्या बोलेंगे, इथेनोलॉजी, ठीक है दोस्तों। मादा प्रजनन अंग का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, गायनेकोलॉजी कहते हैं इसे, गायनेकोलॉजी, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें जो रक्त का अध्ययन किया जाता है, रक्त का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन को क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी, ठीक है। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, तो जिसके पीछे लॉजी लेगा उसका मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, ठीक है। अंग उसकी मेन पहचान होती है। यकृत का अध्ययन क्या होता है, तो यकृत का जो अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं हेपेटोलॉजी, क्या बोलेंगे इसे, हेपेटोलॉजी। चलिए इसके बाद जो नींद का अध्ययन है इसे क्या बोलेंगे, नींद का अध्ययन को हिप्नोलॉजी, क्या बोलेंगे, हिप्नोलॉजी, ठीक है दोस्तों। आंतरिक अंग होते हैं उनका अध्ययन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एनियोलॉजी, क्या बोलेंगे, एनियोलॉजी, ठीक है दोस्तों। और घाव का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रोमेटोलॉजी, क्या बोलेंगे, ट्रोमेटोलॉजी, ठीक है दोस्तों। ट्रोमेटोलॉजी क्या बोलेंगे, तो घाव का अध्ययन करने को क्या बोलेंगे, ट्रोमेटोलॉजी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट कह रहा है ये C6H6 क्या है, तो क्या ये हाइड्रोकार्बन है, क्या यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या बेंजीन है, या टोल्यून है। तो दोस्तों जो C6H6 है तो ये क्या है, तो यह एक बेंजीन है, ये बेंजीन का सूत्र है दोस्तों, क्या है ये, बेंजीन का सूत्र, ठीक है दोस्तों। किसका सूत्र है ये, बेंजीन का। अगर हम बात करें जो बेंजीन का रासायनिक सूत्र है तो ये क्या है, बेंजीन का रासायनिक सूत्र, ठीक है दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट कह रहा है ये किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है, तो किसका नाम है ये। तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं आलू, टमाटर, कद्दू, प्याज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर है टमाटर। किसका है ये, तो दोस्तों तो ये किसका है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 75 का। ये इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, टमाटर नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए, आलू, ठीक है दोस्तों। तो आलू का ये रासायनिक नाम है। चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर, ठीक है दोस्तों। चलिए ये कह रहा है हृदय से शरीर को ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी
कहलाती हैं। जो हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाले रक्त वाहिनी क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों इन्हें बोलते हैं क्या धमनी या सिरा या महाधमनी या वेना केवा। तो इसका क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? धमनी। दोस्तों जो धमनी होती हैं वो क्या करती हैं? हृदय से रक्त को कहाँ ले जाती हैं? शरीर को ओर। और जो सिराएँ होती हैं, तो दोस्तों ये सिरा दे रखा है, तो सिरा क्या करती हैं? तो ये सिरा शरीर से धमनी की ओर, किधर? शरीर से हृदय की ओर ले जाती हैं, और हृदय से धमनी की ओर जो ले जाती हैं रक्त, उसे बोलते हैं धमनी। और हृदय से शरीर की ओर जो रक्त ले जाते हैं उसे धमनी कहते हैं। और जो जो मतलब शरीर से रक्त को ले जाकर कहाँ पर रखती हैं? हृदय में। यानी शरीर से हृदय की ओर जो रक्त जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? सिरा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद और जो धमनी में कैसा रक्त जाता है, तो दोस्तों अगर हम बात करें जो धमनी होती है, तो धमनी में रक्त कैसा होता है? तो इसमें होता है शुद्ध रक्त। इसमें रक्त कैसा होता है? शुद्ध। क्योंकि जो हृदय है हमारा क्या है? हृदय। और ये हमारा क्या है? शरीर। ठीक है दोस्तों, शरीर हृदय से शरीर की ओर, इधर से इधर की तरफ, ठीक है ना। तो हृदय से शरीर की ओर जो रक्त जा रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे धमनी। क्या बोलेंगे? धमनी। और इसमें रक्त कैसा होगा? तो इसमें रक्त होगा शुद्ध। और शरीर से हृदय की ओर जो रक्त जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे सिरा। क्या बोलेंगे? इसे सिरा। और इसमें रक्त कैसा होगा? अशुद्ध। कैसा रक्त होगा इसमें? अशुद्ध। ठीक है दोस्तों, इसमें रक्त कैसा होगा? अशुद्ध होगा। हाँ ठीक है। इसका कुछ अपवाद है, एक क्वेश्चन और इसमें देखो अपवाद में कैसे पूछता है। जो हमारी ये पूछता है कौन सी धमनी है जिसमें रक्त अशुद्ध होता है? कौन सी धमनी है जिसमें रक्त अशुद्ध होता है? तो उसका क्या नाम है? पल्मोनरी। क्या नाम है? जो पल्मोनरी है, पल्मोनरी धमनी। तो इसमें रक्त कैसा होता है? इसमें रक्त होता है अशुद्ध। कैसा होता है? अशुद्ध होता है। ठीक है। और जो पल्मोनरी सिरा होती है, पल्मोनरी सिरा, तो इसमें रक्त कैसा होगा? इसमें रक्त होगा शुद्ध। कैसा रक्त होगा? इसमें शुद्ध होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये कह रहा है कंप्यूटर से योसेमाइट, मावे रिस्क, माउंटेन लायन, स्नो लेओपार्ड या लेओपार्ड टाइमर, पैंथर और जगुआर और प्यूमा और चीता किसे संदर्भित करते हैं? तो दोस्तों ये किससे संदर्भित करते हैं? तो ये सब किसको करते हैं? इसका जो राइट आंसर वो होगा मैक ओएस एक्स किसन्स। ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है WLAN। क्या है? WLAN का पूरा नाम क्या है? तो क्या ये ऑप्शन नंबर ए है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, या ऑप्शन नंबर बी वाइड लोकल एरिया नेटवर्क, या ऑप्शन नंबर सी विंड लाइट एटमोस्फेरिक नेचर, या ऑप्शन नंबर डी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नोड। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों। और जो इसमें कौन कौन से नेटवर्क आ जाते हैं? ठीक है, अगर हम यहीं इस पर देखें कुछ इम्पोर्टेंट्स और, ठीक है, एक होता है पैन। क्या होता है? पैन। ठीक है, फैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसे बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें कौन कौन से नेटवर्क आते हैं? इसमें आता है एक ब्लूटूथ। क्या आता है इसमें? ब्लूटूथ। ठीक है दोस्तों। और जिगबी। क्या बोलते हैं? जिगबी। इसके अंदर क्या आते हैं? जिगबी NFC। NFC। ठीक है दोस्तों। तो जिगबी NFC किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो आता है पैन के अंतर्गत, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत। और ब्लूटूथ भी पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें लैन की, किसकी? तो लैन की, यानी LAN, लैन। तो लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों। तो लोकल एरिया नेटवर्क इसके अंतर्गत क्या आता है? तो इसके अंतर्गत आता है वाईफाई। क्या आता है इसके अंतर्गत? वाईफाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये है अपने
प्रभावशीलता के बढ़ते क्रम के अनुसार ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो दोस्तों जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो कैसी हैं, मतलब उनका जो अपने प्रभावशीलता के बढ़ते क्रम के अनुसार बताना है, ठीक है ना। तो उनका क्रम बताना है। तो दोस्तों उनका क्रम क्या है, तो नेक्स्ट पेज पर देखिए ये दे रखा है। तो अब इसमें दे रखा है, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, क्रम बताना है, ठीक है। तो क्रम होगा इनका, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्रम क्या होगा, CO2, ठीक है। इसके बाद CH4 क्या होगा, CH4 मैथेन। इसके बाद N2O, इसके बाद CFC, ठीक है ना दोस्तों। आप चेक कर लीजिए CO2, CH4, N2O और CFC। तो इसका आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 80, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक ग्रहण सूचक के रूप में कार्य कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, इसमें से ऑप्शन इसमें 4 दे रखे हैं, यानी कि फ्लोल्फिथिलिन या मिथाइल ऑरेंज या वनीला सार या लिटमस घोल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो जो वनीला सार है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वनीला सार, ठीक है दोस्तों। वनीला सार, जो वनीला सार एक ग्रहण सूचक यानी कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के रूप में कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो है कार्ल सेगन। कार्ल सेगन कौन था, तो दोस्तों ये बताना है कार्ल सेगन कौन था। कार्ल सेगन कौन था, वो 82 है, सॉरी इसके ऊपर एक क्वेश्चन और रह गया है जिसका नाम क्या है 81 है। तो 81 वाला और देखिए, 81 कह रहा है द्विसदनी विधानसभा का मतलब क्या है। विधानसभा की बात चल रही है, किसकी, विधानसभा की। और कैसी, द्विसदनी विधानसभा, द्विसदनीय विधानसभा, ठीक है। द्विसदनीय विधानसभा मतलब क्या है, इसमें 2 सदन होंगे, कितने सदन होंगे, तो 2 सदन। एक का नाम क्या होगा विधानसभा, ठीक है, और एक का नाम विधान परिषद, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है दोस्तों। और तो कितने सदन हो गए, 2। इसका मतलब क्या है, विधानसभा में कौन बैठता है, तो इसमें बैठता है विधायक, यहाँ कौन बैठता है, विधायक, और यहाँ भी विधायक, ठीक है। यहाँ भी कौन बैठेगा, तो यहाँ भी विधायक बैठेगा। इसका मतलब क्या होगा, कितने विधायक हो गए, 2 विधायक। कितने विधायक हो गए, विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। तो देखो यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। ये विधानसभा के पार्ट्स हैं अलग अलग, एक विधानसभा यानी कि एक को क्या बोलेंगे विधानसभा और दूसरे को क्या बोलेंगे विधान परिषद, ठीक है ना, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। चलिए तो कितने हो गए, 2। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, तो विधानसभा के 2 अलग अलग भाग होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। अगर अब बात करें यहीं पर, तो इसका जो आर्टिकल है वो किस आर्टिकल तहत इनकी जो वो होती है संरचना, कौन से आर्टिकल में इनका जो वर्णन है, तो इसका जो 170 में, इसका किस में 170 में, और इसका इस वाले का तो इसका 171 में, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। वहीं अगर इसके समकक्ष अगर केंद्र में देखें तो केंद्र में क्या व्यवस्था होती है, यानी कि केंद्र में क्या व्यवस्था होती है, तो केंद्र में भी 2 सदन होते हैं, एक का नाम है लोकसभा, एक का नाम राज्यसभा, ठीक है दोस्तों। लोकसभा का जो वो होता है गठन किसके अंतर्गत होता है, ये आर्टिकल 80 में और ये 81 में, ये ध्यान रहेगा। आर्टिकल 80 81 है, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 80 81 ये नहीं होगा, आर्टिकल 80 81 आर्टिकल 81 में होगा लोकसभा और 80 में होगा राज्यसभा, ठीक है, ये होगा, ये 80 में और ये वाला 81 में, ठीक है दोस्तों। तो 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा होती है, ध्यान रहेगा, ये क्रम ध्यान रखना। 80 में क्या होगा राज्यसभा और 81 में लोकसभा। इसे लोअर हाउस बोलते हैं, इसे अपर हाउस, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, ये सीनियर लोगों का होता है, इसमें जो चुनकर जाते हैं सांसद, तो इसमें सांसदों की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, ठीक है। इसमें 25 वर्ष, ठीक है दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक, इससे पहले क्या है 82 है, हाँ 82 वाला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कॉल सेगन क्या है, कॉल सेगन कौन था, तो कॉल सेगन
जो कार्ल सैगन है वो कौन था? तो ये एक अमेरिका का खगोल शास्त्री था, या ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी, या फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री, या अमेरिकी राष्ट्रपति। तो कार्ल सैगन कौन था? तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये एक अमेरिकी खगोल शास्त्री था। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन था? अमेरिकी खगोल शास्त्री था कार्ल सैगन। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या क्या, चलिए, तो कार्ल सैगन कौन था? कार्ल सैगन एक अमेरिकी खगोल शास्त्री था। ठीक है ना दोस्तों। अगर हम बात करें अमेरिका की, जो अमेरिका है, क्या है अमेरिका, तो अमेरिका का जो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, यानी राष्ट्रपति, वो कौन थे? उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। क्या नाम था? जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है दोस्तों, जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है। और अगर हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है डोनाल्ड ट्रंप। क्या नाम है? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है। क्या नाम है उनका? कहाँ चला गया ये? जी हाँ दोस्तों, तो उनका क्या नाम है? वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में ट्रंप जी। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, क्या नाम है? ट्रंप। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक धात्विक प्रगति का है? तो कौन सा है? क्या सोडियम, एल्यूमिनियम, या लिथियम, बेरिलियम? इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सोडियम। ठीक है। मनुष्य का हृदय कार्डियक मांसपेशी, जो मनुष्य का हृदय कार्डियक मांसपेशी फाइबर से बना होता है, क्योंकि धारीदार और अनैच्छिक है, या अनैच्छिक और ना थकने वाले, या स्वैच्छिक और सिकुड़ना बंद नहीं करते, या स्वैच्छिक और फाइबर से जुड़े हुए होते हैं। तो अपना हृदय कैसा है? अपना हृदय एक अनैच्छिक क्रिया करता है। ठीक है, इस पर हमारा कोई बस नहीं है। ठीक है, और ना थकने वाला है, जो निरंतर चलता रहेगा। अगर थक कर इसने आराम कर लिया तो आप भी हमेशा के लिए आराम करने लगोगे। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, हृदय क्या है? ना थकने वाला एक सिस्टम है, जो कभी नहीं थकता है और हमेशा अनैच्छिक, जिस पर आपका कोई जोर नहीं है, आपका कोई बस नहीं है, आपकी कोई इच्छा नहीं चल सकती है, बिना इच्छा के निरंतर अपने से चलता रहता है। ठीक है, अनैच्छिक है, वो चलता ही रहेगा ऐसे थक। अगर थक कर अगर अगर मान लो अगर ये थक गया और इसने आराम करना शुरू कर दिया, तो आपकी सांसें थम जाएंगी, आप भी हमेशा के लिए आराम अवस्था में पहुंच जाओगे। ठीक है ना, आराम की अवस्था में पहुंच जाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बाष्पोत्सर्जन कम करने हेतु कैक्टस की पंक्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, यह उसके निवास स्थान, ये कह रहा है, तो यह उसके निवास स्थान के किस लक्षण के लिए अनुकूल है? ठीक है ना, तो किस लक्षण के लिए अनुकूल है ये? क्या जल की कमी, या वर्षा की कमी, या ठंडी रात है, या दिन में गर्मी? ठीक है, तो दोस्तों ये जो पौधे होते हैं कैक्टस, ठीक है, तो जब पौधे कैक्टस होते हैं, मतलब जो बारिश, जब जल की कमी होगी, क्या होगी? जल की कमी के कारण ये अपनी पत्तियों को कैसा कर लेते हैं? कटीले रूप में कर लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? जल की कमी होगा। ठीक है ना, जल की कमी। अगर हम बात करें इसमें जो नागफनी है, नागफनी नाम सुना होगा आपने, नागफनी, जो नागफनी है, तो नागफनी किस कुल का पौधा है? तो वो भी कैक्टस का है। ठीक है, किसका है? कैक्टस कुल का ये पौधा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है 86, ये कह रहा है, पहले भारतीय जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता वह थे, कौन थे वह? अभिनव बिंद्रा एयर राइफल के लिए, या मिल्खा सिंह दौड़ के लिए, पीटी ऊषा दौड़ के लिए, या विजेंद्र कुमार मुक्केबाजी के लिए? तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो अभिनव बिंद्रा थे। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से किस में डीएनए उपस्थित होता है? तो दोस्तों जो डीएनए होता है वो किस में होता है? तो जिसका डीएनए का संबंध किस में है? तो जीन से है। ठीक है ना दोस्तों, इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? जीन। राइबोसोम और रिक्तकाएं और गाल्गी, ये इसका राइट आंसर नहीं होंगे। इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? जीन होगा। ठीक है दोस्तों, जीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो जीन डीएनए की एक इकाई होती है, डीएनए की जो एक सबसे छोटी इकाई क्या है? वो जीन है। ठीक है दोस्तों, और जीन जो होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफरेबल होते हैं। ठीक है,
पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ध्यान रहेगा ना। चलिए, जो जीन होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते रहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कैंचियाँ लीवर नामक सामान्य मशीनों की श्रेणी में आती हैं। यह प्रथम श्रेणी का लीवर है, क्योंकि फलक्रम यानी स्थिर बिंदु लोड और क्रिया के बीच विद्यमान होता है। लोड फलक्रम और क्रिया के बीच में होता है, या क्रिया फलक्रम और लोड के बीच होता है, या फिर इनमें से कोई फलक्रम नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा 88 का। तो 88 का है वो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फलक्रम स्थिर बिंदु लोड और क्रिया के बीच विद्यमान होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये करा है, जब हम अपने सिंथेटिक रेशे से बने कंबल को व्यवस्थित कर रहे थे तो उनमें कुछ चिंगारियाँ उठ रही थीं। तो ये किसका कारण है? तो ये किसका कारण थी? घर्षण विद्युत का। तो दोस्तों, जब हम कंबल को सिंथेटिक रेसे, जो मतलब सिंथेटिक रेसे का जो बना जो कंबल होता है उससे व्यवस्थित करोगे आप, तो उसमें चटचटाहट की आवाज़ आती है। ठीक है, चटर पटर सी होगी उसमें। तो यानी उसमें क्या हो रहा है, घर्षण उत्पन्न हो रहा है, और घर्षण से यानी विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक है, घर्षण से यानी विद्युत। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा 89 का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घर्षण विद्युत। ठीक है दोस्तों। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन ए, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण, या ऑप्शन बी, ओजोन क्षेत्र के कारण, या ऑप्शन सी, प्रकाश रासायनिक धुंध, या ऑप्शन डी, सूर्य की पराबैंगनी किरणों के पृथ्वी पर गिरने पर। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा 90 का जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वातावरण में जब कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो जाएगी तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु में ऑटोमेटिकली चेंजिंग आने लगेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, अपने वातावरण टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने लगेगा, और जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट ऑटोमेटिकली चेंज होगा। वर्षा के टाइम पे बरसात नहीं होगी, गर्मी के टाइम पे गर्मी नहीं पड़ेगी, कभी कभी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, कभी कभी कम गर्मी पड़ेगी। ठीक है ना। बरसात के टाइम पे इतनी वर्षा होगी कि आप कहोगे हमारे जीवन में पहली बार इतनी बड़ी बाढ़ हमने देखी, आज तक कभी नहीं देखा। ठीक है ना दोस्तों। ठंड इतनी पड़ेगी कि आप सह नहीं पाओगे। तो ये होगा, जो पर क्लाइमेट है ना वो ऑटोमेटिकली ऐसा चेंज होता रहेगा। ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 91, ये कह रहा है, वह देश है जिसने हाल ही में अपने देश की मुद्रा को छोड़कर यूरो को मुद्रा रूप में अपना लिया था। तो वो कौन सा देश है दोस्तों, वो है लताविया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हुआ, लताविया। ठीक है। चलिए, यूरोपीय संघम कितने देश हैं, तो इसमें 28 है। ठीक है, क्रोएशिया एक नया सदस्य बनाता है, वो पुरानी बात रहेगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय कार्रवाई के चालू होने पर निवर्तमान लोकसभा की अध्यक्षता कौन कर रहा था। ये भी करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वर्तमान में अभी कौन है, अभी भी कौन है, ओम बिरला जी हैं। ठीक है ना। तो कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर सी, जो 17वीं लोकसभा यानी उस समय की बात है 17वीं लोकसभा की। ठीक है, तो ओम बिरला थे। चलिए, इसके बाद अब 18वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो वो भी ओम बिरला ही है। ठीक है, और ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट करके। चलिए, ये कह रहा है, कुछ बच्चे एक फैक्ट्री से छुड़ाए गए जहां वे अमानवीय परिस्थितियों में कार्य कर रहे थे। संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये संभव हुआ। तो दोस्तों, ये जो बच्चे होते हैं, अगर नाबालिग बच्चे अगर कहीं पर ऐसे लिप्त पाए जाएँ, ठीक है ना, तो वो अमानवीय परिस्थिति कहलाती हैं। और ये अमानवीय रूप है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी क्या हो रहा है, उन बच्चों का शोषण हो रहा था। ठीक है ना। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के चलते आप उन्हें छुड़ा के लाए। ठीक है ना। तो कुछ बच्चों को छुड़ा कर लाए थे। तो ये क्या था, कौन सा आर्टिकल यूज हुआ था इसमें, मतलब कौन सा वो अधिकार यूज हुआ इसमें, तो हुआ शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, जो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो, ठीक है ना। तो हमारे पास कुल कितने अधिकार थे, तो संविधान में कुल 7 प्रकार के अधिकार दिए गए थे। जो मूल संविधान था, प्रारंभिक संविधान में कितने थे, तो इसमें 7 थे। कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे। और जो वर्तमान में आप कितने रह गए हैं, इसमें 6 हैं। एक जो मौलिक अधिकार है, पहले कितने थे इसमें, तो पहले 7 थे, और अब कितने, अब रह गए 6। कितने रह गए, 6। तो एक कम कौन सा हुआ, जो कम हुआ था, तो उसका क्या नाम था, उसका नाम था संपत्ति का अधिकार। क्या नाम था, संपत्ति का अधिकार।
आर्टिकल 31 कौन सा था, आर्टिकल 31 ये हट गया है, ठीक है ना। तो संपत्ति का अधिकार था ये हट गया है और ये कहाँ पहुँचा दिया है, तो ये पहुँचा दिया है ये आर्टिकल 300 का काम है, ठीक है ना दोस्तों, या 300 ए में इसे बोलते हैं विधि, विधि का अधिकार, ठीक है ना। तो अगर मान लो अगर आपकी जो संपत्ति है उस पर केस हो जाए तो ये सरकार से आपको केस लड़ना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अब आप अगर जीत गए केस तो ही आपकी संपत्ति रहेगी आपके पास, अन्यथा वो संपत्ति सरकार के पास पहुंच जाएगी। और इसमें जो रह गए हैं तो वो कौन कौन से हैं, तो पहला है इसमें, पहला क्या है, समता और समानता का अधिकार, क्या है, समता और समानता का अधिकार, ठीक है। इसमें आर्टिकल आते हैं 14 से 18 तक। दूसरा जो है वो है स्वतंत्र, दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो इसमें कितने आर्टिकल हैं, तो इसमें है 19 और से लेकर 22 तक, कितने तक है, 19 से लेकर 22 तक है। और तीसरा जो है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसमें जो आर्टिकल आते हैं वो हैं 23-24, कौन से हैं, 23 और 24 आर्टिकल हैं। वही अगर हम इसकी बात करें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो नंबर 4 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार हैं वो हैं आर्टिकल 25 से 28, क्या है, 25 से 28 तक है, ठीक है दोस्तों। 25 से 28 तक क्या है, शिक्षा एवं संस्कृति। और एक है जो लास्ट है उसे क्या बोलते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्या है, संवैधानिक, लास्ट क्या है, हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये है आर्टिकल 32, ठीक है ना। और इसी को डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी बाबा साहब जी ने इसे क्या कहा था, संविधान की आत्मा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है, ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, पाब्लो पिकासो की कृति गुएर्निका निम्न के परिणामों पर आधारित थी। तो किसके परिणाम पर आधारित थी, क्या स्पेन के युद्ध या सूडान के गृह युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध या अमेरिका की स्वतंत्रता युद्ध, ठीक है ना। तो दोस्तों जो पाब्लो पिकासो की जो कृति है गुएर्निका वो किस पर आधारित है, तो ये है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्पेन का गृह युद्ध, ठीक है ना दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, स्पेन का गृह युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैंडोलिन क्या है, तो मैंडोलिन क्या है, क्या नृत्य है या गायन है या लोक नाट्य या संगीत वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों जो मैंडोलिन है, तो मैंडोलिन क्या है, एक प्रकार का ये संगीत वाद्य यंत्र है, क्या है ये, तो ये है संगीत वाद्य यंत्र, ठीक है ना दोस्तों, संगीत वाद्य यंत्र है मैंडोलिन, क्या है, संगीत वाद्य यंत्र। अगर हम बात करें जो वाद्य यंत्र का जो शैक्षणिक अध्ययन होता है उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जो वाद्य यंत्र होता है यानी वाद्य यंत्र का शैक्षणिक अध्ययन, वाद्य यंत्र का शैक्षणिक अध्ययन, ठीक है, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्गेनो क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोलॉजी, ठीक है ना दोस्तों, क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और दक्षिण भारतीय जो कर्नाटक शैली के एक प्रसिद्ध जो वादक थे उनका क्या नाम था, प्रसिद्ध वो मैंडोलिन वादक थे, उनका क्या नाम था, जो दक्षिण भारत के थे, तो दक्षिण भारत के कौन थे जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे इसमें, उनका नाम था श्रीनिवास, क्या नाम था, श्रीनिवास, ठीक है ना दोस्तों। तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था श्रीनिवास। अगर हम बात करें जो भारत का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है, तो भारत का प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है, यानी कि भारत का प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है, तो यह है वीणा, क्या नाम है इसका, वीणा, ठीक है दोस्तों। सबसे प्राचीनतम कौन सा वाद्य यंत्र है, तो यह है वीणा। और भारत में संगीत का प्राचीनतम स्रोत जहाँ से ये संगीत स्टार्ट हुआ, तो स्रोत की बात की जाए तो सबसे प्राचीनतम स्रोत क्या है, तो वो है प्राचीनतम जो स्रोत है वो क्या है, वो है सामवेद। संगीत का जो वेद है वो कौन सा है, सामवेद, ठीक है दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है यदि किसी वस्तु पर F बल लगाने पर, क्या F बल लगाने पर v वेग से गतिमान हो जाती है तो उस पर लगने वाली शक्ति का मान होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, F इंटू वी, इसका राइट आंसर क्या होगा, F इंटू वी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है, F इंटू वी।
हाँ, ये कह रहा है त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है। जो त्रिबंध लगे हुए होते हैं उनका हाइड्रो सामान्य सूत्र क्या है त्रिबंध वालों का। तो उसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा CnH2n-2। ठीक है ना। मेघना निम्नलिखित में से दो नदियों का सम्मिलित धारा है। मेघना क्या है तो दो नदियों का सम्मिलित धारा है। तो ये कहाँ पर है। ठीक है। मेघना जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों की संगम धारा है, यानी कि दोनों की सम्मिलित धारा कौन सी है। एक का नाम है ब्रह्मपुत्र, क्या नाम है तो एक का नाम क्या है ब्रह्मपुत्र, दूसरी का नाम क्या है गंगा। इन दोनों को मिलाकर क्या बनी है मेघना। क्या बनी है मेघना। और कहाँ पर ये बांग्लादेश में। ठीक है। कहाँ पर है ये बांग्लादेश में। ठीक है दोस्तों। चलिए बांग्लादेश में मेघना जो गंगा दोनों के मिलकर क्या बनती है। मेघना जो है और गंगा दोनों से मिलकर जो चलेगी आगे, जो गंगा नदी इधर से आ रही है गंगा और इधर से क्या आ रही है ब्रह्मपुत्र। ठीक है ना। तो अब यहाँ से मिलकर ये क्या चलेगी, ये क्या है ब्रह्मपुत्र, ये क्या है गंगा। ठीक है। तो अब क्या है ये मेघना, यहाँ पर क्या बनेगी मेघना। आगे चल के ये बांग्लादेश में एंट्री जाती है और बांग्लादेश में इसे क्या बोलते हैं, बांग्लादेश में क्या बोलते हैं इसे आगे, बांग्लादेश में इसे बोलते हैं पद्मा। गंगा नदी जब बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है तो ये आगे चले ये इसे जानते हैं पद्मा के नाम से। किसके नाम से जानते हैं तो पद्मा कौन है तो बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। क्या कहते हैं इसे बांग्लादेश में पद्मा। ठीक है। चलिए जो पद्मा से बांग्लादेश में क्या बोलेंगे पद्मा। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है 99। निम्नलिखित में से वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्राय चक्रवात आते हैं। तो लौटते हुए मानसून के दौरान कहाँ पर चक्रवात ज़्यादा आते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा 99 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। क्या होगा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है ना। तो जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है कौन सा, ये वाला जो क्षेत्र है। ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसमें लौटते हुए मानसून का प्रभाव रहता है। ठीक है ना। जब मानसून इधर से जो चल के फिर जो वापस आ रहे होते हैं, ठीक है, इधर से जब वापस आ रहे होते हैं तो यहाँ पर क्या होती है बरसात होती है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या होती है बरसात होती है। चलिए आगे नेक्स्ट 100 वाला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। तो किस राज्य की सीमा जो म्यांमार के साथ नहीं लगती है, क्या असम या मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। तो दोस्तों इसमें बताना है कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नहीं लगती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा असम। क्या होगा असम। ठीक है ना। जो असम है वो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो देख लीजिए एक बार। तो अपना जो नॉर्थ इंडिया है, कौन सा नॉर्थ ईस्ट, कौन सा इंडिया नॉर्थ ईस्ट वाला जो इंडिया है, यानी कि कुछ इस प्रकार से बनता है नक्शा। ठीक है ना। तो आइए दोस्तों ये जो नक्शा दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया है। ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये वाला जो हिस्सा है, थोड़ा क्लच चेंज करूँगा मैं, तो ये वाला जो हिस्सा है ये हिस्सा क्या कराता है तो ये हिस्सा है असम का। ठीक है दोस्तों। ये हिस्सा किसका है असम का है। और इधर वाला जो क्षेत्र है ना ये वाला, ये क्या है अरुणाचल प्रदेश, इसके नीचे ही नागालैंड है। ठीक है। यहाँ नागालैंड मणिपुर, ठीक है, ये आ जाएंगे हैं नागालैंड मणिपुर। ठीक है। और असम क्या है ये असम है। चलिए ऊपर क्या है अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ नागालैंड मणिपुर। ठीक है। और नीचे मिजोरम। हाँ इसके बाद देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं। जो लक्षद्वीप के लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं बताइए। क्या वो लक्षद्वीप के लोग क्या मलयालम बोलते हैं या कन्नड़ या फिर तमिल या तेलुगु। तो कौन सी भाषा बोलते हैं लक्षद्वीप के लोग, लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं तो वो बोलते हैं मलयालम। क्या बोलते हैं मलयालम। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा मलयालम। ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी का आपके सामने जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है उसके आंसर आपको बताना है। ठीक है।
चलिए तो मिलते हैं फिर कल। आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, चलिए तो जय हिंद, जय भारत। खूब पढ़ते रहें और अपनी मन लगाकर पढ़ाई करें, सिलेक्शन लें।